हेलो, हाँ जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम बात करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 साइंस में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, मतलब रासायनिक अपक्रिया और उनके समीकरण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जरा देखिए। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि चैप्टर 1 है आपका रासायनिक अपक्रिया, राइट, एंड उनके समीकरण, राइट। तो सबसे पहले हम रेटिंग डालेंगे, क्या अपक्रिया किसे कहता है। कोई भी पूछ सकता है हमसे अपक्रिया किसे कहता है ना। तो अपक्रिया किसे कहते हैं, अगर ये बताना है तो क्या बताएंगे, वही क्रिया जिसमें पदार्थों की संगठन, संरचना और गुणधर्म बदल जाते हैं। अपक्रिया कहलाती है। क्या क्या बदल जाते हैं, पदार्थों के संगठन, संरचना और गुणधर्म। क्या क्या, संगठन, फिर संरचना और गुणधर्म। गुणधर्म, तो क्या बताया, वह क्रिया जिसमें पदार्थों के संगठन, संरचना और गुणधर्म क्या हो जाता है, बदल जाता है, अपक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, अपक्रिया। अब बात आती है कि अपक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, तो क्या बताएंगे, अपक्रिया मुख्यतः दो प्रकार की होती है। नंबर एक होता है नाभिकीय अपक्रिया, नाभिकीय अपक्रिया, और नंबर दो होता है रासायनिक अपक्रिया, रासायनिक अपक्रिया, राइट। इसमें हमने क्या बताया, जो अपक्रिया होती है मुख्यतः दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी, एक नाभिकीय अपक्रिया होती है, एक रासायनिक अपक्रिया होती है। अब हमसे कोई भी पूछ सकता है कि नाभिकीय अपक्रिया क्या होती है ना। तो जो अगर नाभिकीय अपक्रिया पूछता है तो हम क्या जवाब देंगे कि वह क्रिया जिसमें पदार्थों की नाभिक भाग लेता है या परमाणु की नाभिक भाग लेते हैं। क्या लिखेंगे, वह क्रिया जिसमें परमाणु के नाभिक भाग लेते हैं। कौन भाग लेते हैं, नाभिक भाग लेते हैं। मतलब वह क्रिया जिसमें परमाणु के नाभिक भाग लेते हैं, नाभिकीय क्रिया कहलाती है। और जिसमें परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित, परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित, बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, है ना। क्या बताया, वह क्रिया जिसमें परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, वो रासायनिक अपक्रिया कहलाती है, राइट। तो इसमें हम डिफरेंस भी अगर चाहो तो रिवाइज कर लेना। नाभिकीय अपक्रिया और रासायनिक अपक्रिया में अंतर आ सकता है एग्जाम में। जैसे इसमें परमाणु के नाभिक भाग लेते हैं, उसमें बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। इसमें क्या होता है, एक प्रकार का परमाणु दूसरे प्रकार के परमाणुओं में बदल जाता है, और रासायनिक में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं होता है, राइट। और ऐसे ही परमाणु के संगठन, संरचना में गुणों परिवर्तन होता है, नाभिकीय में भी होता है। उसमें अणु के संगठन, संरचना, गुणों में परिवर्तन होता है। तो चलिए डिफरेंस भी लिख लेते हैं, हटा दें। ओके। अब बात आती है कि इसमें अंतर को स्पष्ट करने की, तो चलिए स्पष्ट कर लेते हैं। अगर ऐसे हमसे कोई कहता है कि इसमें अंतर को स्पष्ट कीजिए या डिफरेंस बताइए, तो क्या बताएंगे, ऐसे ही बता देंगे, है ना। जरा देख लीजिएगा, कलर एक्सचेंज कर देते हैं। चलिए, ओके। एक तरफ डालेंगे नाभिकीय अभिक्रिया, एक तरफ रासायनिक। इधर हम डालते हैं नाभिकीय अभिक्रिया, इधर साइड रासायनिक अपक्रिया, राइट। लिखते चलते हैं जल्दी इधर से, रासायनिक अपक्रिया, राइट। तो अगर इसमें हमें पॉइंट की बात करता है तो सबसे पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे, इसमें परमाणु के नाभिक भाग लेते हैं, नंबर एक। इसमें परमाणु के क्या भाग लेते हैं, परमाणु के
नाभिक भाग लेता है, भाग लेते हैं। इसमें परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित, परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन भाग लेता है, राइट। फिर अगर सेकेंड पॉइंट की बात की जाए तो दूसरा पॉइंट क्या बताएंगे, एक प्रकार का परमाणु दूसरे प्रकार के परमाणुओं में बदल जाता है। इसमें क्या होता है, एक प्रकार का परमाणु दूसरे प्रकार के परमाणु में बदल जाता है। इसमें क्या लिखोगे, इसमें लिखोगे परमाणु के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, परमाणु के रूप में कोई चेंजमेंट नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता है, राइट। क्या बताया, परमाणु के नाभिक भाग लेते हैं, परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, एक प्रकार का परमाणु दूसरे प्रकार के परमाणु में बदलता है, और इधर परमाणु के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर तीसरा पॉइंट की बात करें तो परमाणु के संगठन संरचना के गुणों में परिवर्तन होता है। किसमें होता है, गुणों में। तो क्या बताओगे, परमाणु के संगठन संरचना के गुणों में परिवर्तन होता है, गुणों में क्या होता है, परिवर्तन होता है। इधर क्या होता है, इधर अणु होता है, क्या होता है, अणु। तो क्या बताओगे, इसमें अणु के संगठन और संरचना के गुणों में परिवर्तन होता है, राइट, परिवर्तन होता है। अगर इतना हो गया तो अब जरा बताना, यहां तक तो आपने लिख ही लिया है ना, परिवर्तन होता है। आगे अगर बात की जाए इसी में नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, अगर चौथा पॉइंट देखें तो चौथे पॉइंट में क्या देखेंगे, एग्जाम्पल जैसे कि आप देख लें 1H2 + 1H3, ये क्या है, ड्यूटेरियम, और ये ट्राइटियम। ये क्या है, ड्यूटेरियम, ये क्या है, ट्राइटियम। इन दोनों को जब मिलाते हैं तो बनता है 2 हीलियम 4, मतलब अल्फा परमाणु बनता है, +0 N1 निकल जाता है, राइट। लेकिन इधर ऐसा नहीं होता है, दूसरा कंपाउंड नहीं बनता है। क्या बनता है इसमें, इसमें बनता है ZnO + H2SO4 जब रिएक्शन करते हैं। फिर बनता है, देखिए इसका यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, क्या बनेगा, ZnSO4 + H2O, राइट, ये बनता है। तो इसे लिख लीजिएगा, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, जल्दी से करिएगा थोड़ा, ठीक है। या फिर इसमें नोट और डाल लीजिएगा, नोट डाल के कुछ लिख लीजिएगा जो लिखाते हैं। जैसे नोट में क्या लिखेंगे, नोट में लिखेंगे कि अणु व परमाणु दोनों पदार्थ हैं। क्या होते हैं, अणु व परमाणु दोनों क्या होते हैं, पदार्थ होते हैं, परमाणु दोनों पदार्थ हैं। राइट, अणु व परमाणु दोनों क्या होते हैं, पदार्थ ही होते हैं, राइट। लिख लीजिएगा, तो इसके बाद आगे बात करते हैं, जल्दी करिएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट अगर इसी में बात करें तो हमसे कोई पूछ सकता है कि रासायनिक अपक्रिया होती क्यों है। क्या पूछ सकता है कि रासायनिक अपक्रिया क्यों होती है। अपक्रिया
क्यों होती है। अगर ऐसा कोई हमसे पूछता है कि रासायनिक अभिक्रिया क्यों होती है तो इसका जवाब क्या देंगे, जरा देखिए। देखिए, कोई भी रिएक्शन होती है वो आर से पी होती है, मतलब अभिकारक से उत्पाद बनता है। क्या बनता है? अभिकारक से उत्पाद बनता है, राइट। कोई भी रिएक्शन है, सीधी सी बात है, उसमें अभिकारक से उत्पाद बन रहा होगा। अगर अभिकारक से उत्पाद बनता है तो क्या बताएंगे, स्थायित्व तो प्राप्त करने के लिए रासायनिक अभिक्रिया होती है। क्या प्राप्त करने के लिए? स्थायित्व तो प्राप्त करने के लिए रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। अभिक्रिया होती है। अगर हमसे ऐसे पूछता है स्थायित्व किस चीज का, तो क्या बताएंगे, जब अभिकारक की ऊर्जा उत्पाद की ऊर्जा से ज्यादा होती है, मतलब अभिकारक की अगर इसकी एनर्जी देखा जाए और अगर इससे ज्यादा हो जाए, है ना। क्या बताया, यदि अभिकारक की एनर्जी उत्पाद की एनर्जी से ज्यादा हो जाए तो स्थायित्व प्राप्त करने के लिए रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। या फिर ये बोल सकते हो, जब अभिकारक की ऊर्जा उत्पाद की ऊर्जा से ज्यादा होती है, कैसी होती है, ज्यादा हो जाती है, तो स्थायित्व प्राप्त करने के लिए रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, राइट। तो लिख लीजिएगा, इसमें थोड़ा नोट डालेंगे, फिर नोट लिख लेंगे। नोट में क्या लिखेंगे, जरा देखिए ध्यान से। नोट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, नोट में लिखेंगे जो स्थायित्व होता है किसी भी रिएक्शन का, है ना, स्थायित्व इज डायरेक्टली एंटी प्रोपोर्शनल टू ऊर्जा, उसकी ऊर्जा के व्युत्क्रमानुपाती होता है, राइट। तो ये लिख लीजिएगा, फिर आगे बात करते हैं। ओके, जल्दी करिएगा थोड़ा। ओके, देखिए हटाते हैं इसे। नेक्स्ट हमसे अगर पूछ सकता है कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, ओके, क्या पूछ सकता है, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण, या फिर इससे सही नहीं दिख रहा है तो दूसरे से देख लेते हैं, इससे रासायनिक समीकरण। जैसे कोई भी रिएक्शन होती है उसके विवरण को छोटे रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। मतलब हम कह सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया के, रासायनिक अभिक्रिया के विवरण को, किसको? विवरण को। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो उसके विवरण को छोटे रूप में लिखना, छोटे रूप में लिखना। क्या बताया, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो, रासायनिक अभिक्रिया के विवरण को छोटे रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। ओके, रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे कि हम ऐसे ही देख लें, जैसे मैग्नीशियम है, क्या है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम का जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ये हमने मैं लैंग्वेज में ही तो लिखा है। अगर लैंग्वेज में लिखा है तो ये समीकरण क्या कहलाएगा? उपरोक्त समीकरण, उपरोक्त समीकरण। ये कौन सा लिखा है शब्द में? शब्द समीकरण भी कहलाता है, शब्द समीकरण भी कहलाता है, कहलाता है। तो हमने क्या बताया, रासायनिक अभिक्रिया के विवरण को छोटे रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। और एग्जाम्पल दिया मैंने, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जब जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है। ये जो लैंग्वेज लिखी है इसे ही शब्द समीकरण भी कहा जाता है, राइट। तो इसे लिख लीजिएगा, फिर आगे आते हैं रासायनिक समीकरण लिखना। कहाँ आते हैं?
रासायनिक समीकरण लिखना। रासायनिक समीकरण लिखना। अब रासायनिक समीकरण लिखते कहते हैं, बात ये आती है, राइट। अगर रासायनिक समीकरण लिखने की बात करें कैसे लिखते हैं, तो क्या बताओगे, शब्दों के स्थान पर जब सूत्रों का प्रयोग करके और अधिक छोटा रूप लिखा जाए तो बनता है मेन इक्वेशन, है ना, केमिकल इक्वेशन या रासायनिक समीकरण, वो फॉर्म होता है। तो क्या बताएंगे, शब्दों के स्थान पर किसका प्रयोग करते हैं, सूत्रों का। शब्दों के स्थान पर सूत्रों का प्रयोग करके, किसका, सूत्रों का प्रयोग करके, शब्दों के स्थान पर सूत्रों का प्रयोग करके क्या बताया, रासायनिक समीकरण किसे कहता है या कैसे बनता है, तो क्या बताओगे, शब्द के स्थान पर सूत्रों का प्रयोग करके और अधिक छोटा रूप लिखना, और अधिक छोटा रूप लिखना, छोटा रूप लिखना, राइट। क्या बताया, रासायनिक समीकरण लिखना किसे कहता है या कैसे करता है, तो क्या बताओगे, शब्दों के स्थान पर सूत्रों का प्रयोग करके और अधिक छोटा रूप लिखना, ये रासायनिक समीकरण लिखना हो जाता है। एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो एग्जाम्पल हमने क्या बताया था, पहले यूज किया था मैग्नीशियम तो Mg, ऑक्सीजन Mg+O2, एरो बना था MgO, क्या बना था, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, राइट। तो ये क्या है, ये है आपका मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की रिएक्शन किसके साथ कराई, ऑक्सीजन के साथ, बना क्या था, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर ये बना तो जरा बताना, हमने क्या बताया, मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है ना। अभी ये रासायनिक समीकरण अगर देखो तो असंतुलित है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ पे 1 है। अगर ये असंतुलित है तो यहाँ से एक चीज और बता सकते हो, क्या, कि अगर असंतुलित रासायनिक समीकरण है, कैसा है, असंतुलित, तो असंतुलित रासायनिक समीकरण को या तो हम ढांचा समीकरण कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ढांचा, या कंकाली समीकरण। मतलब ये जो समीकरण आया इसे हम लोग कह सकते हैं ढांचा समीकरण या फिर कंकाली समीकरण, क्या कह सकते हैं, कंकाली समीकरण, राइट। तो ये याद रखिएगा कि असंतुलित रासायनिक समीकरण को या तो हम ढांचा समीकरण बोल सकते हैं या फिर कंकाली समीकरण बोल सकते हैं, राइट। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया। हमने सबसे पहले पढ़ा था कि रासायनिक अपक्रिया मतलब अपक्रिया क्या होती है, राइट। तो अपक्रिया में हमने क्या बताया, वो क्रिया जिसमें पदार्थों के संगठन, संरचना और गुणधर्म बदल जाए, अपक्रिया कहलाती है। फिर हमने बताया कि अपक्रिया कितने प्रकार की होती है, 2, नाभिकीय और रासायनिक। हमने नाभिकीय अपक्रिया में आपसे क्या बताया कि वो क्रिया जिसमें पदार्थों के नाभिक भाग लेता है या परमाणुओं के नाभिक भाग लेता है, मतलब वो क्रिया जिसमें परमाणुओं के नाभिक भाग लेते हैं क्या कहलाती है, नाभिकीय क्रिया। जिसमें परमाणुओं के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन भाग लेता है, और रासायनिक अपक्रिया थे। फिर हमने एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल देने के बाद हमने बताया कि रासायनिक समीकरण, रासायनिक अपक्रिया क्यों होती है। तो हमने क्या बताया, स्थायित्व प्राप्त करने के लिए रासायनिक अपक्रिया होती है। स्थायित्व का मतलब क्या समझे, जब अपक्रिया होती है कोई भी तो एक तरफ अभिकारक बनता है और एक तरफ उत्पाद। अब बात आती है कि अभिकारक क्या होता है, जो अपक्रिया में भाग लेता है, क्या करता है, भाग लेता है। जो अपक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहता है, और जो अपक्रिया के उपरांत बनता है मतलब अपक्रिया होने के बाद बनता है उसे उत्पाद कहता है, राइट। तो जब अभिकारक की ऊर्जा उत्पाद की ऊर्जा से ज्यादा होती है तो रासायनिक अपक्रियाएं होती है, याद रहेगा। जब अभिकारक की ऊर्जा उत्पाद की ऊर्जा से ज्यादा होती है तो रासायनिक अपक्रिया होती है। हम लोग बात कर रहे थे क्या, ढांचा समीकरण की, राइट। तो हमने क्या बताया था कि असंतुलित रासायनिक समीकरण को ढांचा समीकरण या तो कहता है या कंकाली रासायनिक समीकरण। तो इसमें लिख सकते हैं क्या, असंतुलित रासायनिक समीकरण को, रासायनिक समीकरण को कंकाली समीकरण कहा जाता है, कंकाली समीकरण या फिर ढांचा समीकरण,
कहते हैं। याद रहेगा। तो हमने क्या बताया आपको कि असंतुलित रासायनिक समीकरण को कंकाली समीकरण या फिर ढांचा समीकरण कहते हैं। राइट। तो जरा देखिए नेक्स्ट आगे अगर बात करें कि समीकरण को संतुलित करना। राइट। अगला टॉपिक ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इस टॉपिक से क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो जरा देखिए क्या बताने वाले हैं आगे। संतुलित करना या समीकरण को संतुलित करना। समीकरण देखिए आगे जो टॉपिक हम करने वाले थे वो क्या करने वाले थे कि समीकरण को संतुलित करना। अब बात आती है कि समीकरण को संतुलित कैसे करता है। तो जरा देखिए अगर समीकरण को संतुलित करना देखें, समीकरण को संतुलित करना मतलब कोई भी समीकरण है उसे संतुलित कैसे करना। राइट। तो समीकरण संतुलित करने के लिए हम सबसे पहले करते हैं, सबसे पहले अधिकतम जो होता है मतलब सबसे पहले अधिकतम संख्या वाले तत्व को संतुलित किया जाता है। किसे किया जाता है? अधिकतम संख्या वाले। तो जरा देखिए इन्वर्टेड कॉमा लगा के लिख सकते हैं। सबसे पहले अधिकतम संख्या वाले अधिकतम संख्या वाले तत्व को संतुलित किया जाता है। तत्व को संतुलित किया जाता है मतलब कभी भी अगर इसका संतुलन देखा जाए तो सबसे पहले अधिकतम संख्या वाले तत्व को संतुलित किया जाता है। याद रखिएगा। ओके। देखिए तो हमने क्या बताया कि समीकरण को जब संतुलित करना होता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले अधिकतम संख्या वाले तत्व को संतुलित करता है। तो चलिए देखते हैं कैसे करता है। तो पहले तो इतना लिख लीजिएगा, फिर आते हैं रिएक्शंस पे। जैसे रिएक्शन अगर देखा जाए तो सबसे पहला अगर एग्जांपल देखें Mg+O2 एरो बनता है MgO। अब जरा बताना सबसे ज़्यादा इसमें क्या है O, तो करिए O को संतुलित। Mg+O2 एरो O को संतुलित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर 2 का गुणा तो 2MgO हो जाए। राइट। अब जरा 2 हुआ यहाँ पे तो Mg कितना हो गया 2, तो यहाँ पे 2 का गुणा करोगे तो क्या बनेगा 2Mg+O2 एरो 2MgO। राइट। ये बन जाएगा। तो पहले तो ये लिख लीजिएगा, ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। राइट। तो इसे लिखिए, इसके बाद सेकेंड करता है। ओके जल्दी से लिखिएगा। देखिए अगर सेकेंड देखें तो सेकेंड इसका एग्जाम्पल क्या रहेगा। सेकेंड नंबर जैसे लेड नाइट्रेट होता है PbNO3 का होल ट्वाइज, जब इसे हम गर्म करते हैं तो ब्रेक होता है PbO में NO2 में प्लस O2 में। राइट। तो जरा देखिए इसमें सबसे पहला कि सबसे ज़्यादा कौन है, ऑक्सीजन है। 3 दूना 6, 6 अगर ऑक्सीजन है तो 2 और 2 4, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 का गुणा कर दें। तो चलिए करते हैं PbNO3 का होल ट्वाइज एरो 2 का गुणा करना है 2PbO प्लस NO2 प्लस O2। अब इसके बाद में क्या आता है कि अगर ये संतुलित हो गया तो अब क्या बचा है Pb, तो यहाँ पे Pb को करिए। Pb को करोगे तो क्या करोगे 2 का गुणा यहाँ पे करोगे। अब जब यहाँ पे 2 का गुणा हुआ, अब जरा देखिए क्या बचा है n, 2 n ये है और 2 2 4 मतलब 2 2 जा 4, तो n में कितने का यहाँ पे 4 का गुणा। तो करिए PbNO3 का होल ट्वाइज एरो 2PbO प्लस 4 का गुणा तो क्या हो जाएगा 4NO2 प्लस O2। राइट। तो ये जो बना ये आपका संतुलित रासायनिक समीकरण बना। राइट। तो इसे लिख लीजिएगा जल्दी से, फिर आगे बात करता, जल्दी करिएगा थोड़ा। ओके। तो अगर इसे देखा जाए इसी तरीके से एक दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो सेकेंड एग्जाम्पल क्या रहेगा, देख लीजिएगा जरा। सेकेंड अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो इस एग्जाम्पल में हमारा रहेगा एग्जाम्पल जैसे कि फेरस है, इसकी वाटर के साथ जब रिएक्शन कराते हो तो बनता है Fe3O4 प्लस H2। राइट। क्या बना Fe3O4 प्लस H2। अगर ये बना है तो जरा बताना इसमें O कितना है 4, अगर 4 O है तो इसमें 4 का गुणा करना है तो क्या बनेगा Fe+4H2O एरो Fe3O4 प्लस H2। जरा बताना O4 है, O4 है,
यहाँ पे Fe3 है तो 3 का गुणा कर दो। एच कितना बताना, 4 दूनी 8, यहाँ पे 4 का करो तो क्या करोगे 3Fe प्लस 4H2O एरो Fe3O4 प्लस 4H2, राइट। तो ये जो समीकरण बना ये आपका संतुलित रासायनिक समीकरण होगा, राइट। लिख लीजिएगा जल्दी से, फिर आगे बात करते हैं। अगर इतना हो गया तो इसी में अगर आगे और देखें तो आगे हम क्या बताने वाले हैं, पहले इतना लिख लीजिएगा एंड देन आप इसके बाद बताएंगे रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्थाओं के संकेत। रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्थाओं के संकेत। कोई भी रासायनिक समीकरण हो उसमें संकेत क्या क्या होंगे भौतिक अवस्थाओं के, तो सबसे पहले अपना आ जाता है क्या, ठोस द्रव गैस, इस टाइप में ठोस फिर द्रव फिर गैस, है ना। तो जरा देखिए क्या बताएंगे, क्या बताया, ठोस द्रव गैस और क्या बनता है, जलीय। क्या बनता है, तो जरा देखिए जलीय, राइट। तो ठोस जो होता है उसे सॉलिड से, द्रव जो होता है उसे लिक्विड से, गैस जो होती है जी से, और जलीय सॉल्यूशन होता है उसे AQ से रिप्रेजेंट करता है। किससे करता है, एक्वस, है ना। जैसे कि एग्जाम्पल अगर देखें तो एग्जाम्पल हम क्या बता सकते हैं, जैसे कि सोडियम है वाटर के साथ रिएक्शन करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन निकालता है। तो सोडियम जो है वो आपका सॉलिड है और यहाँ पे जो जल है वो आपका लिक्विड फॉर्म में रहता है, यानी है वो एक्वस सोल्यूशन है। हाइड्रोजन जो है वो गैस निकलती है, उड़ जाती है, राइट। तो इस टाइप का रहेगा, तो इसे लिख लीजिएगा फिर आगे बात करता है। ओके, जल्दी से लिखिएगा, इसके बाद मेन टॉपिक पे आएंगे रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार पे। ओके, तो लिखिए जल्दी से। तो आगे आता है रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार। तो रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार में अगर सबसे पहला पॉइंट देखें तो क्या रहता है, संयोजन अपक्रिया या योगात्मक अपक्रिया या एडिशनल रिएक्शन, राइट। तो संयोजन अपक्रिया क्या होती है, तो क्या बताएंगे, वे अपक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके एक पदार्थ बनाते हैं। क्या करते हैं, 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलके एक ही पदार्थ का निर्माण करते हैं, क्या कहलाती है, योगात्मक अपक्रिया कहलाती है। तो जरा क्या बताएंगे, वे अपक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके केवल एक ही पदार्थ बनाते हैं, योगात्मक अपक्रिया कहलाती है। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल्स जरा देख लीजिएगा, जैसे कि कार्बन है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, CO2। ओके, जैसे हाइड्रोजन है, एयर के कांटेक्ट में आके ऑक्सीजन से रिएक्शन करके H2O बनाता है, राइट। तो यहाँ पे 2 का गुणा कर दो, नो 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 नो, यहाँ पे 2 का गुणा कर दो, यहाँ 2 का कर दो, ये बैलेंस हो जाएगी, ये हटा दो, राइट। तो ये हो गया। जैसे कि सल्फर है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाती है, SO2। ऐसे ही CO है, कार्बन क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, COCl2, राइट। तो इस टाइप से ये सभी क्या करते हैं, 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलके, मतलब 2 मिनिमम में है, मिलके एक ही पदार्थ बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, एक ही पदार्थ बना रहे हैं। तो ये अपक्रिया क्या कहला रही है, संयोजन या योगात्मक अपक्रिया, राइट। तो इसे लिख लीजिएगा, फिर आगे बात करेंगे। ओके, तो जल्दी से लिखिएगा। ओके, ये अपक्रिया आपकी संयोजन या योगात्मक अपक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल आपके ये हो गए। फिर इसके बाद आगे देता देखिए सेकेंड। तो अब अगर सेकेंड देखा जाए, सेकेंड अपना क्या है, प्रतिस्थापन या विस्थापन अपक्रिया। क्या है, प्रतिस्थापन या विस्थापन अपक्रिया। तो क्या बताएंगे, वे अपक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु अथवा परमाणु के समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु या परमाणुओं का समूह आ जाता है। क्या बताया, वे अपक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु
अथवा परमाणु समूह के स्थान पर कोई दूसरा आ जाता है, मतलब कोई दूसरा परमाणु या परमाणु समूह आ जाता है, क्या कहलाती है? प्रतिस्थापन या विस्थापन अपक्रिया। तो चलिए एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है? किसी एक, मतलब कोई दूसरा आ जाए, कैसे आएगा जरा देखिए। एग्जाम्पल आएगा ऐसे, देखिए इसमें अगर देखें तो दूसरा लाना है, जैसे कॉपर सल्फेट है, फिर इसके साथ रिएक्शन कराओ, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, क्या बनेगा? फेरस सल्फेट प्लस Cu, राइट। अगर इतना बनेगा तो ये क्या बन गया? प्रतिस्थापन क्रिया हो गई। कॉपर सल्फेट CuSO4 की जगह ये रिलैक्स हो गया, Fe यहाँ पे आ गया, यहाँ FeSO4 प्लस Cu बन गया। एक और अगर इसी का एग्जाम्पल देखें, जैसे मेथेन है, इसमें अगर नाम लिखना चाहो तो नाम भी लिख के चलना, नाम लिख लेना। ये नाम क्या होगा इसका? इसका होगा कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। इसका क्या होगा? फेरस। इसका क्या है? फेरस सल्फेट। यहाँ पे क्या बनता है? कॉपर, राइट। क्या बताया? कॉपर सल्फेट की फेरस के साथ रिएक्शन, फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। ऐसे ही अगर दूसरी और एग्जांपल देखें तो सेकेंड एग्जांपल देखा जाए इसका। सेकेंड एग्जांपल जैसे रहेगा, मीथेन CH4 है, Cl2 के साथ रिएक्शन कर रहा है। तो अगर मीथेन को स्ट्रक्चर वाइज देखा तो AH AH AH, ये क्या हो गया? मीथेन। नाम क्या है इसका? मीथेन। इसका नाम क्या है? क्लोरीन, राइट। हमने क्या किया? एक CH4 लिया, एक Cl2 क्लोरीन ले लिया। जब रिएक्शन करा रहा हो, Cl को दो लिख सकते हो ऐसे ऐसे, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, इंटरचेंज हो जा रहा है, मतलब एक अणु दूसरे अणु की जगह ले रहा है। तो क्या बनेगा? CH3Cl, ये यहाँ पे आ गया, फिर क्या बन गया? HCl। जरा ये बताना इसका नाम क्या होगा? CH3Cl का इसका नाम होगा मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड। इसका नाम क्या होगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, राइट। तो इसे इतना लिख लीजिएगा, फिर आगे बात करते हैं। ओके, जल्दी से लिखिएगा। देखिए इसके आगे अगर बात करें तो इसमें हम क्या बात कर सकते हैं? जैसे मेथिल ब्रोमाइड है, क्या है? एथिल ब्रोमाइड C2H5Br, राइट। ये एथिल ब्रोमाइड है, इसकी हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराते हैं। ये क्या है? एथिल ब्रोमाइड। जब एथिल ब्रोमाइड की पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हो, ये प्लस होता है, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये यहाँ पे आ जाता है, ये यहाँ पे आ जाता है। तो जो उत्पाद बनता है आपका वो क्या बनता है? ये बनता है C2H5OH प्लस KBr, मतलब बनता है एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल और पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, राइट। तो पहले तो ये आप लिख लीजिएगा, क्या बताया? जब हम एथिल ब्रोमाइड की इसकी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है? एथिल एल्कोहल और पोटेशियम ब्रोमाइड प्राप्त होता है। तो ये भी रिएक्शन जो थी विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रिया ही की ही थी। तो चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे, अनुत्क्रमणीय अपक्रिया। कौन सी? अनुत्क्रमणीय अपक्रिया। चलिए देखते हैं। अब अगर इसमें हम बात करें अनुत्क्रमणीय अपक्रिया की, तो क्या बताएंगे? वे अपक्रिया जो केवल एक ही दिशा में होती हैं। क्या बताया? वे अपक्रिया जो केवल एक ही दिशा में संपन्न होती है अनुत्क्रमणीय अपक्रिया कहलाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे पोटेशियम क्लोरेट होता है, इसे जब गर्म करते हो तो बनता है 2KCl प्लस 3AO2। 3O2 जो बना ये आपका ऑक्सीजन हो जाता है। क्या होता है? ऑक्सीजन। ये बना पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, राइट। फिर ये क्या है? ये है पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट। तो क्या समझ में आया?
वे अपक्रियाएं जो केवल एक ही दिशा में संपन्न होती हैं अनुत्क्रमणीय अपक्रियाएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल आपने ये लिखा। इसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल देखिए। अगर इसी का सेकेंड एग्जाम्पल देखा जाए तो सेकेंड एग्जाम्पल में रहेगा जैसे बेरियम क्लोराइड है, सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्शन कराते हैं। किसकी? बेरियम क्लोराइड की सोडियम सल्फेट के साथ। जैसे ही रिएक्शन कराते हैं तो यानी यहाँ पे आता है, ये यहाँ पे आ जाता है, तो क्या बनता है? BaSO4 मतलब बेरियम सल्फेट प्लस 2NaCl, ये फॉर्म होता है। अगर बेरियम सल्फेट का देखें तो ये नाम दे दो बेरियम सल्फेट। ये क्या है? ये है सोडियम क्लोराइड। ये सोडियम सल्फेट है। कौन सा? सोडियम सल्फेट। ये बेरियम क्लोराइड है। क्या है? बेरियम क्लोराइड। राइट, समझ में आया? तुमने क्या बताया? बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट से रिएक्शन कराते हो तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड फॉर्म होता है। तो ये तो आपका ये बन गया। नेक्स्ट आगे देखिए इसी में। अगर दूसरा एग्जांपल देखें, जैसे कि सोडियम है, वाटर के साथ रिएक्शन कराते हो, बनता है NaOH प्लस H2, ये निकल जाता है। राइट, तो ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे अगर बैलेंस ही करना चाहो तो यहाँ पे हाफ H2 कर दो, 1 1 2 हो जाएगा, सारी बैलेंस हो जाएगी। राइट, तो ये भी लिख लेना। ये NaOH आपका क्या होता है? ये होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड, ये हाइड्रोजन गैस रिमूव हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, इसी में अगर दूसरा एग्जाम्पल देखें तो दूसरा एग्जाम्पल आपका रहने वाला है जैसे NaCl है, इसकी सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन कराते हो तो बनता है ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, तो क्या बनता है? NaNO3 प्लस AgCl। तो NaCl जो होता है ये आपका होता है सोडियम क्लोराइड। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। राइट, ये क्या होता है? ये होता है सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट। राइट, ये बनता है सोडियम नाइट्रेट। क्या बनता है? सोडियम नाइट्रेट। राइट, ये बनता है सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड, इसे लिख लीजिएगा, फिर आगे बात करते हैं। जल्दी से लिखिएगा। ओके, लिखिएगा। देखिए आगे बात आती है कि उत्क्रमणीय अपक्रिया क्या होती है। कौन सी? उत्क्रमणीय अपक्रिया। तो वे अपक्रियाएं जो समान परिस्थितियों में दोनों दिशाओं में चलती हो, मतलब ऐसी अपक्रियाएं जो समान परिस्थितियों में दोनों दिशाओं में चलती हों, उत्क्रमणीय अपक्रिया कहलाती हैं। अगर एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल देखिए। तो एग्जाम्पल अगर देखते हैं तो जरा देखिए एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। जैसे आपका H2 है, I2 है, हाइड्रोजन के आयोडीन के साथ, ये क्या बनता है? 2H। याद रखिएगा उत्क्रमणीय क्रियाओं को ऐसे लिखता है ना? तो ये सिंबल लगाइएगा आप। कौन सा? ये वाला, है ना? जैसे कि आपका PCl5 हो गया, क्या बनता है? PCl3 प्लस Cl2। जैसे NH3 हो गया, क्या फॉर्म करता है? N2 प्लस 3H2। राइट, ऐसे ही आपका CaCO3 हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट, ये ब्रेक होता है CaO और प्लस CO2 में। तो ये सभी जो रिएक्शन हुई हैं इन सभी को क्या बोलता है? उत्क्रमणीय अपक्रिया, मतलब समान परिस्थितियों में दोनों दिशाओं में चलती है। अभिक्रिया लिख लीजिएगा, इसके बाद आगे बात करते हैं। जल्दी से लिखिएगा। ओके, लिख लिया? तो चलिए देखते हैं आगे, रब करते हैं इसे, फिर नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसमें बात करते हैं हम अपघटन अपक्रिया की। राइट, तो क्या बताएंगे? वह है अनुत्क्रमणीय अपक्रिया जिसमें एक अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूट जाता है या विभाजित हो जाता है, अपघटन अपक्रिया कहलाती है। क्या बताया? कि वह अनुत्क्रमणीय अपक्रिया जिसमें एक अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूट जाता है, अपघटन अपक्रिया कहलाती है। अगर एग्जांपल्स की बात करें तो जरा एग्जांपल देख लीजिएगा।
क्या होता है, अनुत्क्रमणीय अपक्रिया है, एक अणु दो या दो से अधिक में है। ओके, चलिए देख लेते हैं। अगर इसमें देखें एग्जाम्पल्स के, तो एग्जाम्पल अपने क्या रहने वाले हैं, तो जरा देखिए। जैसे कि आपका पोटेशियम क्लोरेट था, ब्रेक हो रहा था KCl में और O2 में, है ना, बैलेंसी ऐसे कर दीजिएगा, तो 2KCl + 3O2, राइट। तो अगर ये बना तो ये क्या है, ये एग्जाम्पल है, जब गर्म किया था तब हुआ था। जैसे वाटर है, वाटर को जब हमने विद्युत प्रवाहित की तो क्या हुआ, ये बना H2 और O2, O2 मतलब 1/2, 2 से 2 कैंसिल, बैलेंस है। ओके, तो अब बात आती है कि अपघटन अपक्रिया किसे कहते हैं, वह है अनुत्क्रमणीय अपक्रिया जिसमें एक अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूटता है, राइट। अब ये दो प्रकार से हो रही है, एक में हमने ऊष्मा दी है मतलब जलाया, एक में विद्युत प्रवाहित किया, मतलब ये दो प्रकार की होती है। कहने का मतलब है जो अपघटन अपक्रिया होती है, अपघटन अपक्रिया, तो अपघटन अपक्रिया कितने प्रकार की थी, दो प्रकार की हो रही है। कौन कौन सी, एक हो रहा है ऊष्मीय अपघटन, कौन सा, ऊष्मीय अपघटन, एक हो रहा है विद्युत अपघटन, क्या हो रहा है, विद्युत अपघटन, याद रहेगा। एक में ऊष्मा के द्वारा अपघटन हो रहा है, तो क्या बताया, एक में ऊष्मीय अपघटन है, एक में विद्युत अपघटन, मतलब ऊष्मा के द्वारा अगर अपघटन होता है तो ऊष्मीय अपघटन होता है, और अगर विद्युत के द्वारा होता है तो विद्युत अपघटन होता है। तो चलिए इसमें भी बात कर लेते हैं। ओके, तो देखिए इसमें हमने क्या बताया, जो अपघटन अपक्रिया होती है वो दो प्रकार से होती है, एक ऊष्मीय अपघटन होता है, एक विद्युत अपघटन होता है, राइट। तो ये ऊष्मीय अपघटन हो जाता है, बी नंबर विद्युत अपघटन हो जाता है। फिर इसके बाद हमने बात की है क्या, ऊष्मीय अपघटन कहते किसे है ना, तो वह अपघटन जो ऊष्मा के प्रभाव में होता है, ऊष्मीय अपघटन होता है। जैसे 2KClO3 जब हमने गर्म किया या ऊष्मा दी तो ब्रेक हुआ 2KCl में और 3O2 में, राइट। तो ये उसमें अपघटन था। इसके बाद आता है आपका क्या, विद्युत अपघटन। तो विद्युत अपघटन आता है तो क्या बताओगे, वह अपघटन जो विद्युत के प्रभाव में होता है, विद्युत अपघटन। जैसे वाटर था, जब हमने इसे विद्युत दिया मतलब धारा प्रवाहित की तो ये बना 2H2 + O2, राइट, ब्रेक हो गया, अनुत्क्रमणीय अपक्रिया है, तो ये आपका विद्युत अपघटन हो गया, राइट। तो ये लिख लीजिएगा, फिर आगे बात करते हैं। देखिए अब अगर बात की जाए वियोजन अपक्रिया क्या होती है, तो क्या बताओगे, वह उत्क्रमणीय अपक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूट जाते हैं। कौन सी अपक्रिया है, उत्क्रमणीय अपक्रिया है, और उत्क्रमणीय अपक्रिया में कोई पदार्थ है जो दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूटता है, वो वियोजन अपक्रिया कहलाती है। तो एग्जांपल्स देखते हैं, पहले क्या, उत्क्रमणीय अपक्रिया का PCl5, और हमने क्या किया, ये ब्रेक हो रहा है PCl3 में और Cl2 में, राइट। तो ऊष्मा दी थी, है ना, तो ये उसमें वियोजन होगा। एक में विद्युत दोगे तो वो विद्युत वियोजन होगा, जैसे NH4Cl है, इसे किया तो क्या इसमें ब्रेक हुआ NH3 में और HCl में, राइट। ऐसे ही हाइड्रोजन आयोडाइड है, इसे जब ब्रेक किया तो बना H2 + I2, राइट। तो ये दोनों एग्जाम्पल हो गए, तो इसे भी हो गया। अब ये भी दो प्रकार के होता है, एक ऊष्मीय वियोजन होता है, एक क्या होता है, ऊष्मीय वियोजन, एक क्या होता है, विद्युत वियोजन। सेम डिफिनेशन है, क्या सेम डिफिनेशन है, मतलब ऊष्मा के द्वारा तो ऊष्मीय वियोजन, और विद्युत के द्वारा तो विद्युत वियोजन, राइट। तो इसमें हम क्या बताएंगे, यदि किसी अपक्रिया में ऊष्मीय वियोजन विद्युत वियोजन, ऊष्मा के द्वारा, ऊष्मा के द्वारा, अगर ऊष्मा के द्वारा वियोजन हो रहा है तो ऊष्मीय वियोजन, और अगर विद्युत के द्वारा हो रहा है तो विद्युत वियोजन, राइट। तो इसे लिख लीजिएगा थोड़ा थोड़ा हिंट बना के, या स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, अगर आपको आता है तो फास्ट करके देख सकता है, जैसे भी चाहो। ओके, नेक्स्ट देखिए। तो अब बात आती है द्विविस्थापन या उभय अपघटन अपक्रिया की, राइट, किसकी, द्विविस्थापन या उभय अपघटन अपक्रिया की। तो क्या बताओगे, जिन अपक्रिया या जिन अपक्रियाओं में यौगिकों के आयनों अथवा अन्य घटकों की अदला बदली होती है, जिन अपक्रियाओं में
अभिकारकों लिख लो, यहाँ पे ज्यादा बेस्ट रहेगा। क्या लिख लो? अभिकारकों, अभिकारकों। तो क्या बताओगे? जिन अपक्रियाओं में अभिकारकों के आयनों के अथवा अन्य घटकों की अदला बदली हो जाती है वो वे अपघटन अपक्रिया कहलाती है। तो क्या बताओगे? वे अपक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के आयनों, तो क्या बताओगे? जिन अपक्रियाओं में अभिकारकों के आयनों की या अन्य घटकों की अदला बदली हो जाती है उभय अपघटन अपक्रिया कहलाती है। तो जरा इसके एग्जाम्पल्स देखें, तो एग्जाम्पल्स जरा देख लीजिएगा। एग्जाम्पल देखिए, उभय अपघटन अपक्रिया लिख रहे हैं। क्या बताया? कि अभिकारकों के आयनों की अदला बदली, जैसे NaCl है, AgNO3 है, रिएक्शन करो, ये प्लस माइनस अदल बदल दो, मतलब ये यहाँ पे ला दो, ये यहाँ पे ला दो, तो क्या बनेगा? ये बनेगा NaNO3 प्लस AgCl, राइट। अब अगर ये बन रहा है तो जरा बताना ये कौन सा क्लोराइड है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। ये कौन सा है? ये है सिल्वर नाइट्रेट। कौन सा नाइट्रेट? सिल्वर नाइट्रेट, राइट। ये क्या है? सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। ये क्या है? ये है आपका सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, राइट। तो ये तो आपका नाम हो गया। ये जरा लिख लीजिएगा। इसके बाद सेकेंड लिख लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे अगर सेकेंड एग्जाम्पल देखा जाए, सेकेंड एग्जाम्पल में देखेंगे जैसे CH3COOH है। ये कौन सा अम्ल है? एसिटिक अम्ल है। कौन सा? एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल की सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराओ, प्लस माइनस, ये प्लस होता है, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, तो क्या बनेगा? ये बनेगा CH3COONA, मतलब सोडियम एसिटेट प्लस HOH। ये यहाँ पे आ जाएगा। HOH क्या होता है? HOH जो होता है वो होता है वाटर। क्या होता है? वाटर। ये क्या बना? ये बना सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। ये क्या है? सोडा लाइम है या सोडियम हाइड्रोक्साइड? सोडियम हाइड्रोक्साइड, राइट। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। अगर यहाँ तक आया तो इसे जल्दी से लिखिए, इसके बाद आगे बात करते हैं। ओके, तो पहले इतना लिख लीजिएगा, फिर आगे देखिए। तो अगर हमसे कोई पूछता है कि ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्या होती है, राइट, तो क्या बताएंगे? ऐसी अपक्रिया जो ऊष्मा निकालती हैं या निर्मुक्त करती हैं या उत्सर्जित करती है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाते हैं। क्या बताया? ऐसी अपक्रियाएं जो ऊष्मा निकालती हैं या निर्मुक्त करती हैं या उत्सर्जित करती हैं ऊष्माक्षेपी अपक्रियाएं कहलाती हैं। तो एग्जाम्पल्स अगर देखा जाए तो एग्जाम्पल अपना देख लीजिएगा जल्दी से। जैसे कार्बन है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, बनाता है CO2, एनर्जी रिलीज करता है 94 किलो कैलोरी, राइट। तो ये क्या है? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। या फिर ये बोल सकते हैं कि जैसे कि वाटर है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिल के वाटर बनाता है 2H2O, जो एनर्जी रिलीज होती है वो 136.8 किलो कैलोरी होती है। तो ये दोनों कैसी अपक्रियाएं? ऊष्माक्षेपी अपक्रियाएं। कैसी है? ऊष्माक्षेपी। क्योंकि यहाँ पे एनर्जी निकल रही है, राइट, और जब एनर्जी निकलती है तो ऊष्माक्षेपी अपक्रिया होती है। तो वहीं दूसरी साइड अगर देखा जाए तो हमसे कोई पूछ सकता है ऊष्माशोषी अपक्रिया क्या होती है। कौन सी? ऊष्माशोषी। तो जरा देखिए, सही से लिख देते हैं इसे, जो दिख जाए। ऊष्माशोषी अपक्रिया। तो अगर हमसे कोई पूछता है कि ऊष्माशोषी अपक्रिया क्या होती है तो क्या बताओगे? ऐसी अपक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, मतलब पहले लग जाते हैं, ऊष्माशोषी अपक्रिया कहलाती है। तो एग्जाम्पल्स अगर देखा जाए तो एग्जाम्पल जरा देख लीजिए। जैसे कि PCl3 है प्लस Cl2 है, पहले ही एनर्जी लगती है। या फिर ऐसा करो, ऐसा ब्रेक कर दो इसे, इस टाइप से करो क्या कि PCl5 है, एनर्जी दो Q, एरो क्या होता है? PCl3 प्लस Cl2 में ब्रेक हो जाता है, राइट। या फिर N2 प्लस O2
प्लस क्या दो एनर्जी, प्लस क्या दो एनर्जी, एनर्जी मतलब ऊर्जा, तो क्या बनाता है 2NO बना देता है, राइट। तो ये अपक्रियाएं कौन सी हैं, ऊष्मा क्षेपी, ये दोनों कैसी हैं, ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया है, मतलब रिएक्शन से पहले एनर्जी लग रही है, ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया, मतलब ऊष्मा कैसी हो रही है, अवशोषित हो रही है। जब ऊष्मा अवशोषित होती है तो ऊष्मा क्षेपी, और जब ऊष्मा उत्सर्जित होती है या निकलती है या निर्मुक्त होती है तो ऊष्मा क्षेपी। तो याद रखिएगा यहाँ पे शोषी लिखेगा, ऊष्मा शोषी। अगर ऊष्मा, हमने क्या बताया, किसी भी अपक्रिया में अगर ऊष्मा अवशोषित होती है तो ऊष्मा शोषी, और अगर ऊष्मा निकलती है तो ऊष्मा क्षेपी होती है, राइट। तो लिख लीजिएगा, इसके बाद एग्जाम्पल भी होगा, तो जल्दी से करिएगा, इसके बाद आगे बढ़ता है। तो अब यहीं पे अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि ऑक्सीकरण या उपचयन अपक्रिया किसे कहते हैं, तो क्या बताओगे, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जोड़ना, मतलब कोई भी पदार्थ हो उसमें अगर ऑक्सीजन जुड़ती है तो ऑक्सीकरण होता है, मतलब किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन का जोड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है, और ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाता है। जैसे कि ऑक्सीकरण का अगर एग्जाम्पल देख लें, तो जैसे कि हाइड्रोजन है, O2 के साथ रिएक्ट करता है, वाटर बनाता है, ऑक्सीजन जुड़ गया। जैसे कॉपर है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, CuO बनाता है, बैलेंस कर दो, राइट। ऐसे ही नाइट्रन, ये N2 है, O2 के साथ रिएक्ट करता है, क्या बना है, 2NO बनाता है। तो ये सभी क्या है, ऑक्सीकरण, मतलब सब में ऑक्सीजन जोड़ रहा है। अब यही पे बात आता है कि अपचयन क्या होता है फिर, तो अपचयन क्या बताओगे, अपचयन, तो अपचयन जिसमें ऑक्सीजन निकलती है, मतलब अपचयन में क्या बताओगे, जिसमें ऑक्सीजन निकलती है। अगर ऑक्सीजन निकलती है तो क्या कहलाता है, रिडक्शन या अपचयन, याद रहेगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन, मतलब ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। एग्जाम्पल्स अगर देखें तो एग्जाम्पल में देख लो, 2CuO प्लस H2 रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाता है, यहाँ पे बनता है Cu प्लस H2O, राइट। एक और अगर एग्जाम्पल देखो, जैसे जिंक ऑक्साइड है, कार्बन के साथ रिएक्ट करता है तो CO प्लस Zn बनता है, राइट। तो ये भी हो गया। अब बात आती है कि ऑक्सीकरण और अपचयन अपक्रिया किसे कहता है, कौन सी, ऑक्सीकरण और अपचयन या रेडॉक्स। तो जरा देखिए, तो अगर हमसे कोई पूछता है रेडॉक्स अपक्रिया किसे कहता है, कौन सी, रेडॉक्स, तो क्या बताओगे, ऐसी अपक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण और अपचयन, क्या बताया, ऐसी अपक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन, ऐसी अपक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होता है, रेडॉक्स अपक्रिया कहलाती है, याद रहेगा। मतलब ऐसी अपक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं, रेडॉक्स अपक्रियाएं कहलाती हैं। तो एग्जाम्पल्स जरा अगर देखें तो एग्जाम्पल जरा देख लीजिएगा। एग्जाम्पल जैसे कॉपर है, CuO प्लस H2 के साथ रिएक्शन हो जाती है, एरो, क्या बनता है, Cu प्लस H2O। तो क्या हुआ, इससे ऑक्सीजन निकला है, और जिससे ऑक्सीजन निकलता है उसे अपचयन बोलते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है, अपचयन, और जिसमें ऑक्सीजन जोड़ता है उसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण। तो इसमें जुड़ा है तो इसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण, राइट। तो ये दोनों लिख लीजिएगा। इसके बाद दूसरा जरा देख लीजिएगा। अगर दूसरा एग्जाम्पल देखें तो इसी में सेकेंड एग्जाम्पल देखें तो सेकेंड एग्जाम्पल इसी का क्या रहेगा, जैसे ZnO है प्लस C है, जिंक ऑक्साइड प्लस C, तो क्या बनाएगा, Zn प्लस CO। तो इसमें क्या है, इसमें निकल रहा है, अगर जब निकलता है तो रिडक्शन होता है, रिडक्शन, और जब जुड़ता है इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, अगर जुड़ रहा है तो ये क्या होगा, ऑक्सीडेशन, राइट। तो इसे लिख लीजिएगा, फिर आगे बात करता है, ऑक्सीडेशन, राइट, लिख लीजिए, फिर आगे बात। तो हमने क्या बताया, यदि अगर ऑक्सीजन जुड़ता है तो ऑक्सीकरण, और ऑक्सीजन निकलता है तो अपचयन, याद रहेगा, लिख लीजिएगा, फिर आगे बात करता है। अब इसी में अगर हम आगे देखें तो क्या बताएंगे, संक्षारण इंपॉर्टेंट रहने वाला है, राइट। तो क्या बताएंगे, किसी धातु का अम्ल, वायु या नमी की उपस्थिति में धीरे धीरे गलना या नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। क्या बताया, धातु का अम्ल, वायु या नमी की उपस्थिति में धीरे धीरे गलना या नष्ट होना संक्षारण कहलाता है।
क्या बताया, किसी धातु का अम्ल, वायु या नमी की उपस्थिति में धीरे धीरे गलना या नष्ट होना संचारण कहलाता है। जैसे लोहे पर जंग लगना या लाल भूरी परत का चढ़ना। इसके आगे चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना या तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना। राइट, तो ये लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। राइट, दूसरा देखिए नेक्स्ट, इसे में आगे देखें मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है विकृत गंधिता किसे कहता है। तो क्या बताएंगे, वायु द्वारा अपचयित होने पर तेल या वसा की विकृत कैसी हो जाती है, गंदी हो जाती है। क्या है कि वायु द्वारा अपचयित तेल या वसा जब होता है तो वो क्या हो जाती है, गंध आने लगती है उसमें, तथा उनका स्वाद गंध में बदल जाता है। इसी प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। राइट, लिख लीजिएगा। इसी में अगर और बताया जाए तो क्या बताएंगे, वायु द्वारा अपचयित होने पर तेल या वसा की विकृति कैसी हो जाती है, गंधी हो जाती है, और उनके स्वाद कैसे हो जाते हैं, गंध में बदल जाते हैं। इसी प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहा जाता है। इसी में और आगे अगर देखा जाए, जैसे तेल या वसा युक्त खाद्य पदार्थों में प्रतिऑक्सीकारक मिलाया जाता है, ये नोट याद रखिएगा। एक और, चिप्स के पैकेट में O2 निकाल कर क्या भरी जाती है, N2। चिप्स का पैकेट होता है, O2 निकाल के क्या भरी जाती है, N2 भरी जाती है। ओके, तो आपका चैप्टर पहला फिनिश होता है। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।